शासन। आई एम पीएम शुक्ला फ्रॉम यूपी लखनऊ। जैन साहब। जी जी। जैन कैसे हैं सर? आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जी आप बहुत ही सटीक बातें कर रहे हो। और हमारे रामवीर सिंह जी का हौसला बहुत बुलंद है। वो बातों को बहुत अच्छे ढंग से पकड़ते हैं। हमारे नरेंद्र सिंह जी बहुत बातों को बहुत बारीकी से पकड़े हुए हैं। और ललन सिंह जी भी हमारे जो है बहुत कर्मठता से भिड़े हुए हैं। आरडी मीना जी अभी 2-3 दिन में ही पहले ही जुड़े हैं और उन्होंने अभी से झंडे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है ये। और ये इसमें 5 अंतः विधाएँ हैं और 16 बाह्य विधाएँ हैं। शायद इस बात को मैंने डॉक्यूमेंट तो शेयर किया है, लेकिन शायद मंच पे मालूम नहीं मैंने कितने बारीकी से ये बात बताई है अभी तक। तो इसमें सबसे पहले फोकस हमारा अपनी अंतःविधाओं पर होना चाहिए। मतलब हमें बाहर की तरफ नहीं सोचना है, अपने आप को अपने अंदर की तरफ सोचना है। तो ये स्टार्ट करता है पहले खुद को जोड़ो। फिर सेकंड बात ये कहता है कि अपने परिवार वालों को जोड़ो, तो पत्नी, बच्चे, माता पिता और जो परिवार के जो सदस्य हैं अन्य उनको जोड़ो। फिर वो कहता है कि अपने मित्रों को जोड़ो और अपने पड़ोसियों को जोड़ो। फिर वो कह रहा है कि आपके आसपास रहने वाले विद्यार्थी व युवाओं को जोड़ो। फिर वो कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को ज़रूर जोड़ो, क्योंकि आज के फिजा में वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति जो है थोड़ी सी गंभीर हो गई है। बच्चे बहुत बिजी हो गए हैं, उनके नाती पोते भी बहुत बिजी हो गए हैं, बड़े बड़े बस्ते लेके घूम रहे हैं। और जो बुज़ुर्ग है वो थोड़ा सा मार्जिनलाइज हो गया है। यदि उस बुज़ुर्ग को हम जागृत करके उसे जीने का एक मकसद दे देंगे, जब उसे लगेगा कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने परपोतों के लिए, पोतों के लिए एक अच्छा भारत का निर्माण करने की स्थिति में है, और यदि उसकी शक्ति लग जाएगी तो एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि इतने वर्षों के लंबे जुड़ाव में उसका एक बड़ा सर्कल है, उसकी एक विश्वसनीयता है। अभी उसने जो है अपने आप को मार्जिनलाइज करके छोटे दायरे में समेट लिया है। कुछ लोग जो है मंदिर में जा रहे हैं, कोई आश्रम में जा रहे हैं, कोई वॉक करने जा रहे हैं, कोई गोल्फ खेल रहा है। तो कुल मिला के लोग वाग अपना जीवन जो है ना व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि हम वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ते हैं, यदि हम अपने आसपास के समाज सेवी संगठनों को जोड़ते हैं, अब इसमें हम जिनको भी जोड़ रहे हैं, ये चीज़ सामने वाले से को महसूस होना चाहिए कि हम उसे उसका मूल काम छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वो जो भी काम कर रहा है अपनी सीमित शक्तियों में, वो काम वो करे और हम उसके साथ भी हैं। लेकिन उसके साथ वो भारत के लिए अपने आप को जोड़े और अपने नेटवर्क के 10 लोगों को शुरू में जोड़े, और फिर धीरे धीरे यदि वो एक एक करके जोड़ता रहता है तो समय चाहे जितना भी ले ले, लेकिन वो 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प यदि पूरा करता है तो वो शपथकृत सदस्य कहलाएगा। और यदि वो जोड़ने की प्रक्रिया जारी रखता है तो वो चंद्रगुप्त की दौड़ में आ जाता है। और चंद्रगुप्त की जो मेरिट की सूची है वो 2 बार निकल रही है। एक बार निकलेगी जब चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, उस दिन जो सूची जारी होगी उसको कहा जाएगा एडहॉक मेरिट लिस्ट। और इस मेरिट लिस्ट का केवल एक ही क्राइटेरिया है कि आपने कितने लोगों को जोड़ा है, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर जैसे केंद्रीय स्तर में 543 लोग होंगे, ऐसे ही जो है विभिन्न राज्यों में जो विधायकों की संख्या है उसके अनुरूप मेरिट लिस्ट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल
यदि हम नवंबर की बात करें तो नवंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, राजस्थान में 200 विधायक हैं और छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। तो इन राज्यों की मेरिट लिस्ट इतने लोगों की होगी और इसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कहा जाएगा। इस मेरिट लिस्ट के आधार पर हमारा एक प्रतिनिधि पहुंचेगा और वो जो है उनको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और एक टिकट उसके हाथ में थमा देगा। अब इस पूरी मॉडल में बड़ी बारीकी से जो बात समझने की है कि आपके जेब से ना तो 5 पैसे खर्च हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप पूरी प्रक्रिया में कहीं अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हो, क्योंकि जो प्रोविजनल लिस्ट के बाद जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी वो होगी जिस दिन वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और उसमें जो मेरिट लिस्ट में नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और जो दूसरे और तीसरे नंबर पे होगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा और शुरू के 25-30 पात्रता के हिसाब से वो मंत्री बनेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो चंद्रगुप्त हैं वो पारदर्शी तरीके से बन रहे हैं, उनको जो पद मिल रहे हैं वो उनकी मेहनत से मिल रहे हैं, किसी की मेहरबानी के ऊपर नहीं है। ना वो मैथिली शरण गुप्त की मेहरबानी पे है, ना वो जो है ना नरेंद्र सिंह की मेहरबानी पे है, ना वो भोलानाथ शुक्ला जी की मेहरबानी पे है, ना वो मीना जी की मेहरबानी पे है। वो उसकी अपनी कर्मठता से जो उसने प्रयास करके अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में जो स्थान प्राप्त किया है उसके कारण है। और ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ड्रॉ होगा, उसके पीछे मकसद ये है कि जो आदमी है वो शांति से ना बैठ जाए कि मुझे तो टिकट मिल गया है अब तो मैं जीत ही जाऊंगा। तो उसे लगातार संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ना है। तो जो सोशल मीडिया का आप यूज कर रहे हैं वो सोशल मीडिया का यूज केवल जो है सोशल मीडिया का यूज बहुत लिमिटेड है, रीच आउट करने के लिए है। रीच आउट करने से यदि कोई जुड़ जा रहा है तो आपका काम पूरा नहीं हो रहा है। आपको उससे 1-to-1 संवाद करना है, आपको उसको क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में ब्रीफ करना है। और इस ब्रीफिंग के लिए क्राइम फ्री भारत की जो यूट्यूब चैनल है उसमें 3300 से अधिक वीडियो हैं और उसमें ढेर सारे वीडियो इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे 21 लक्ष्य ज़मीन पे उतरेंगे, उनके क्या मॉडल्स हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है। और इस पूरी उसमें जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि सामने वाले को इस काम को करने के लिए उसे चाणक्य की फौज का जो है फ़ायदा अवेलेबल है, चाणक्य का अनुभव का अवेलेबल है, जो इसमें मॉडल ऑलरेडी बना लिए हैं उसका फ़ायदा अवेलेबल है। तो देखा जाए तो इसमें चंद्रगुप्तों की जो भूमिका है वो बहुत सीमित भूमिका है। उन्हें उनके पीछे मार्गदर्शन करने के लिए, उनके लिए कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए और उस कानून के ड्राफ्ट को और टेक्नोलॉजी को ज़मीन पर उतारने के लिए एक चाणक्य की फ़ौज है। और वो जो है इन चाणक्यों की जिम्मेवारी है कि पहले पब्लिक से डिस्कोर्स करके उस कॉन्सेप्ट को रिफ़ाइन करे और जो पब्लिक से इनपुट मिलता है उस इनपुट के आधार पर उसे और इम्प्रूव करे, परिष्कृत करे। और जब पब्लिक से जो है ना वो परिष्कृत हो जाता है फिर सेकंड जो लेवल का डेलिब्रेशन होगा वो चंद्रगुप्तों का होगा। जब अपन चंद्रगुप्तों से कह रहे हैं इसका मतलब है विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि। और ये जो है विधानसभा के बाहर होगा या पार्लियामेंट के केस में पार्लियामेंट के बाहर होगा, जहाँ पर हर व्यक्ति को, हर चंद्रगुप्त को बोलना होगा। यदि उसको जो है उसके बारे में उसकी कोई राय नहीं है तो जो भी उसे कहना है वो कहना ज़रूर होगा, क्योंकि उस हर व्यक्ति का इनपुट इम्पॉर्टेंट है। जो चंद्रगुप्तों से इनपुट आएगा उसके बाद फिर से इसको रिफाइन किया जाएगा। तो 2 या 3 इटरेशन चंद्रगुप्त के साथ होंगे और ये सभी इटरेशन जो है
फिर ये सभी इटरेशन जो है विधानसभा या पार्लियामेंट के बाहर हो रहे हैं। जब ये रिफाइन हो जाएगा तब ये विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। फिर पार्लियामेंट के अंदर जो है चंद्रगुप्तों को ये सिद्ध करना है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है और ये सब तथ्य जो है विधानसभा और पार्लियामेंट के डेलिब्रेशन में आना चाहिए और फिर हाँ की जीत और ना के हार के सिद्धांत के तहत इसे कानून बना दिया जाएगा। यही चीज़ टेक्नोलॉजी के बारे में है। टेक्नोलॉजी के मॉडल्स बने हुए हैं, उसके लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से उसे रिफाइन करके उसे ज़मीन पे उतार दिया जाएगा। तो एक बहुत पावरफुल मॉडल है जो टेक्नोलॉजी और कानून और पूरे इकोसिस्टम को बदल देगा। लिहाजा ये किसी के दिमाग में भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये 21 लक्ष्य ज़मीन पे नहीं उतरेंगे। लेकिन हम मोटी बात ज़रा दूसरी कहना चाहेंगे। मोटी बात हम ये कहना चाहते हैं कि यदि एज्यूम करिए कि इसके उतरने में कुछ विलम्ब होता है, यदि इसके इसमें कुछ अड़चन आती है, तो कॉन्सेप्ट अपना है, मॉडल अपना है, रिफाइनमेंट हम अपने बच्चों के माध्यम से कर रहे हैं, हमें किसी दूसरे की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। तो हम उन रिफाइनमेंट्स के माध्यम से वो सब चीज़ें जो है बड़ी आसानी से उतार सकेंगे। अच्छा, अब ये कानून बन गया। कानून बनने के बाद हर 6 महीने में इसका रिव्यू होगा और रिव्यू में भी यही ड्रिल होगी। पहला पब्लिक डिस्कोर्स, फिर चंद्रगुप्त के साथ डिस्कोर्स और फिर पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर डिस्कोर्स। अब इसमें एक चीज़ अपन को ये बात समझना पड़ेगी कि हमें इकोसिस्टम बदलने के लिए हर चीज़ जो है वो कानून का जो है ना वो बनाना पड़ेगी। और ये कानून आप तभी बना पाएंगे जब आप जो है आज की राक्षसी व्यवस्था के जो तोते हैं, जिनको हम राजनेता कह रहे हैं, उन्हें पराजित करना होगा। जब हम उन्हें पराजित कर पाएंगे तो ये मॉडल आपको वो पराजित करने की कुंजी दे रहा है। अब मैं भोलानाथ जी की उस बात पे आ रहा हूँ जो उन्होंने बड़ी बारीकी से पूछी कि कैसे करेंगे। तो इस मॉडल का जो है आप रीच आउट में सभी चीज़ों का यूज करिए, सोशल मीडिया का करिए, इसका करिए, उसका करिए, लेकिन जो व्यक्ति भी जुड़ रहा है उससे आपका 1-to-1 संवाद होना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा जो है इस बात पे जोर है, जहाँ कहीं संभव है हम फेस टू फेस संगोष्ठी करें। नंबर 1, यदि जो है फेस टू फेस चूँकि दूरी है, अलग अलग जगह पे हैं, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें जोड़ें। तो एक तो ये हो गया कि हाउ टू रीच आउट। देन अब हमें डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की बात भी करना पड़ेगी। तो हमें आज हर व्यक्ति के पैर में बेमाई फटी हुई है, हर व्यक्ति को मूर्ख बनाया जा रहा है, हर व्यक्ति को फ्रीबी बांटी जा रही है। जैसे अभी यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वो लाडली बहना, लाडली वो सब ये सब चीज़ें, ये मूर्ख बनाने की कवायद है। हमें जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हम 1000 रुपये दे रहे हैं, ये तो कर्ज लेके दिया जा रहा है। वो कर्ज सब जो है ना उनके ऊपर चढ़ रहा है और मूर्ख बना के ये अपने आप को सत्ता में काबिज कर रहे हैं। हमें जो इकोसिस्टम देना चाहिए जिसके तहत 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है न्याय मिल जाएगा, उसकी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेज़ों ने घोषित पॉलिसी के तहत बनाए थे, जिसमें ये बात बहुत ज़ोर से कहा था कि हमें जो ये सिस्टम बनाना है ये भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, हीन भावना पैदा करने के लिए और उन्हें प्रक्रिया में लंबे समय तक फंसा के तोड़ने के लिए बनाया गया था। ये अत्यंत ही लज्जा का विषय है कि हम जो है उसी नियम कानूनों को अपने जनता पर थोपे हुए हैं और हमने निर्लजतापूर्वक ऐसे कानूनों को बनाया और ऐसे कानूनों को जो अंग्रेज़ों ने पहले डिवाइड एंड पॉलिसी के तहत डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बनाए थे, हमने उन्हें अडॉप्ट किया और बाद में उन्हें और घृणित बनाया। तो हमने पूरी प्रक्रिया में हमारे इन राजनेताओं ने
ना तो संविधान की भावना का पालन किया और ना ही जो है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसे कहते हैं संविधान के दिशा निर्देश, ना ही उनका पालन किया। और अति तो ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आप कह रहे हैं कि नो बडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन, इन्होंने एक के बाद एक जो है घटिया कानून बनाए हैं। मैं भोलानाथ जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, वैसे तो वो पूरा ही घटिया है, लेकिन उसका सेक्शन 4 जो है वो आपसे कोर्ट जाने से भी आपको रोक रहा है। कोर्ट आपकी पिटीशन पे संज्ञान लेने से प्रतिबंधित है। मेरा मानना है कि ऐसा कानून जो है हमारे संविधान की व्यवस्था के विपरीत है, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाया जा सकता है जिसमें आपको कोर्ट जाने की इजाज़त ना हो। तो ऐसे कानून जो कि संविधान की भावना के विपरीत बनाए गए हैं, हम विद्वानों ने कुछ नहीं किया है। हमारे विद्वानों के बावजूद भी हमारा इतिहास बदल दिया गया है। हमको जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो झूठा है। हमारे एक के बाद एक कानून जो है संविधान की भावना के विपरीत बनाए हैं। अंग्रेज़ों के सभी कानून हम पर थोपे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण बात है। इस महत्वपूर्ण बात पर हमको निश्चित रूप से जो है काम करना होगा। और ये बहुत इस आसान मॉडल के तहत बिना एनर्जी के, बिना 5 पैसे खर्च किए हम इन लोगों को हरा पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पॉज करता हूँ और मैं भोलानाथ शुक्ला जी से ये पूछना चाहूँगा कि आप यदि कुछ पॉइंटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपको पॉइंटेड जवाब दे पाएंगे।